इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में अब कोई समंदर नहीं आने वाला। अगर हम ये चाहते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहली मर्तबा में 403 असेंबली के उम्मीदवार कामयाब होकर के हम विधानसभा भेज दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कतरे कतरे से समंदर बनता है, दाने दाने से ढेर लग जाता है। एक मिसाल आपके सामने बतलाऊं कि आज हमारे इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, आप सब जानते हैं, जिसके दौरे हुकूमत में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त की बात यह है कि हमारे इस मुल्क का एक बाशिंदा कभी किसी जमाने में जब हमारी राष्ट्रीय पार्टी के 2 एमपी हुआ करते थे, जो आज दौरे हुकूमत में, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जब 2 एमपी ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाते थे, उस वक्त एक साहब से किसी ने पूछा कि भाई, जो हमारा बिरादर वतन था, हमारे बिरादर वतन से किसी ने पूछा कि भाई जरा ये तो बतलाओ कि आप वोट किसको देते हो, आप वोट किसको देते हो? तो वो कहने लगे कि भाई आप मेरे से मत पूछो, मैं तो अपना वोट गड्ढे में डाल करके आया हूं। सामीईन, मेरी आवाज कमजोर जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी बात गौर करने लायक जरूर है। जब बिरादर वतन से पूछा गया कि भाई बताओ किसको वोट देते हो, तो कहा गया कि मैं तो भाई गड्ढे में डाल करके आया हूं। जब ज्यादा पूछा गया तो अब मैं आपको नाम बताऊंगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी आज हमारे इस मुल्क में दौरे हुकूमत में है, इस पार्टी का नाम किसी वक्त में जनसंघ हुआ करता था। यह उस वक्त की बात है जब 2 ऐवान पार्लियामेंट जीत करके पार्लियामेंट के अंदर जाते थे। सामीईन, आपसे पूछ रहा हूं, उस शख्स ने जब उस दिन कहा था कि मैं अपना वोट गड्ढे में डाल करके आया हूं, आज बताओ उस पार्टी के दूसरी बार आज इस मुल्क पर हुकूमत उसी राष्ट्रीय पार्टी की है जिसके सिर्फ 2 पार्लियामेंट जीत करके जाते थे। 20 से ज्यादा राज्यों में उसी पार्टी की हुकूमत है जिसके कभी 2 एमपी हुआ करते थे, जिसके कभी यूपी में 50 से ज्यादा एमएलए नहीं हुए। आज हम और आपके सामने वो पार्टी कितनी ताकतवर है। तो हमें हार जीत का लॉलीपॉप जो हमें दिया जाता है, बारहा हमें उस पार्टी के नाम से डराया जाता है। लेकिन अजीज सामीईन, हमारे और आपके पास में किसी को हराने का ठेका नहीं है। हमने हराने की ठेकेदारी अब दूसरों के कंधे पर रख दी है। हमने अपने कंधों के ऊपर अब जिताने की ठेकेदारी ली है। हमने अपने अब कंधों के ऊपर जिताने की जिम्मेदारी उठाई है और हमने शुरुआत की है कि हम अपने वोट गड्ढे में डालेंगे और उस गड्ढे को भर भर के इतना कर देंगे कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती है। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कर्नाटका के अंदर आपके सामने आप लोगों ने देखा, आपने देखा कि एक पार्टी जीती जिसके सिर्फ 27 एमएलए, लेकिन एक और राष्ट्रीय पार्टी है जो 70 साल से हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी। आप समझते रहना, इसलिए कि आज इस मुल्क के हालात ऐसे हैं। मेरे सर पे टोपी, मेरे चेहरे पे ये दाढ़ी
और मेरे जिस्म पर ये कुर्ता पायजामा, आप समझ सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय पार्टी कह करके बार बार मुखातब कर रहा हूं, आपके सामने नाम नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए क्या आज हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे इस विधानसभा हल्के के अंदर हमारी नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं है? आज बताएं कि जब 2013 में हमारे साथ क्या 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 नहीं किया गया। बताइए 2013 के अंदर एक पार्टी की हुकूमत इस उत्तर प्रदेश में थी। कितने लोग जानते हैं कि 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी हुकूमत थी? हाथ खड़े करके आप मुझे बताएं कि 2013 में किस पार्टी की हुकूमत थी? समाजवादी की हुकूमत थी कि नहीं थी? बताएं भाई। इतनी कमजोर अगर आपने आज अपने हाथ बनाए हैं तो बताइए कि वोटिंग के दिन आप बटन कैसे दबाएंगे? अगर आज आपके ये हाथ इस पार्टी के लिए नहीं उठ सकते हैं, नुमाइंदगी और इंतखाब के लिए नहीं उठ सकते, तो ईवीएम पे कैसे बटन दबाओगे भाई? उठाइए हाथ, मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं, हाथ उठाइए, बताइए कि समाजवादी की हुकूमत 2013 के अंदर थी कि नहीं थी? हमारे साथ क्या क्या नहीं किया गया। और 45 के आसपास हमारे भाई कलमा शरीक भाई एमएलए इस उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद थे। और अगर मैं सबकी बात करूं तो 67 एमएलए मुसलमान थे। तो जब मुजफ्फरनगर हुआ, आप किसी एमएलए के बारे में मुझे बतलाइए, जाकर के सर्च करना। हमारे दूर दराज के मेहमान भी यहां होंगे, हमारे इलाके की अक्सरियत यहां मौजूद है। मुझे बताओ क्या हम सब के जहां जहां के भी हम हैं, हमारे हल्के के एमएलओ ने, जिन्हें हमने अपने वोटों से कामयाब करके लखनऊ की विधानसभा में बिठाया था और भेजा था, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या आवाज उठाई? यकीन मानिए हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। सीए एनआरसी का मामला हुआ, हमारे नौजवान साथियों को जेल में डाला गया, हमारे नौजवान साथियों पे मुकदमात की बारिश की गई। लेकिन हमारे इस उत्तर प्रदेश में जो सेकुलर नाम की पार्टियां हैं ना, जिन्होंने हमें बीजेपी को हराने का ठेका दे रखा है ना, तो उसमें बैठे हुए हमारे भाई हैं। लोग कहते होंगे उन्हें जुम्मन, लोग कहते होंगे उन्हें दूसरे लफ्जों से पुकारते होंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं उन्हें अभी भी अपना भाई कहूंगा। और आज मैं इस हसनपुर की तारीखी सरजमीन से अपनी सेकुलर पार्टियों में रहने वाले तमाम भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान को पहचानिए, इस झंडे के नीचे आइए, आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आपको शिक्षा से आरास्ता किया जाएगा, आपको तालीम का जेवर पहनाया जाएगा, आपको हेल्थ का बेहतरीन सिस्टम दिया जाएगा। हमारे हल्के के अंदर सेकुलर पार्टियां जीतती हुई आ रही हैं, और हम और आप अपने हल्के के अंदर देखें तो रुझान आपको मालूम है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या हमारे वोट की कीमत है कि नहीं है? हमारे वोट की कीमत है कि नहीं है? तो फिर बताइए कि हमारे इलाके के अंदर अच्छा अस्पताल कहां मौजूद है? बताइए कहां मौजूद है? मेरे भाइयों कहीं मौजूद नहीं है। मैं मेरठ के पास में रहता हूं, आपके इसी असेंबली हल्के का हूं, लेकिन मेरठ के पास रहता हूं, बहुत सारे बेचारों को अस्पताल में एडमिट कराता हूं। और हमारे भाई, हमारे प्यारे, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार जब हसनपुर के अंदर, जब ओझारी के अंदर, जब ढक्के के अंदर, जब ढवारसी के अंदर, जब गंगवार के अंदर, जब बुरावली और बास्के के अंदर जब हमारे भाइयों की हालत बिगड़ती है, तो हमें कहां ले जाना पड़ता है? मेरठ या दिल्ली? और बताइए कि जब हम अपने प्यारों को एम्बुलेंस में डाल करके ब्रिज घाट का पुल पार कराते हैं, इतने जाम हमें मिलते हैं कि हमारे प्यारों की जानें किसी की गड़ में निकल जाती है, किसी की किठौर पहुंचते पहुंचते जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है,
कोई गाजियाबाद पहुंचते पहुंचते अपनी जान निछावर कर देता है। मेरे दोस्तों बताओ, क्या हमारे साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी? क्या आप इस नाइंसाफी को कबूल करोगे? बताओ मेरे दोस्तों, क्या हमें अपने प्यारों की जान अजीज नहीं है? बहुत अजीज है। मेरठ के अंदर मेरठ के लोग भी तो वोट देते हैं ना, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोग वोट देते हैं, मुरादाबाद के लोग भी मुरादाबाद में वोट देते हैं। जितनी कीमत मुरादाबाद के लोगों के वोट की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कानून दिया है, तो जितनी कीमत, जितनी ताकत मुरादाबाद के असेंबली हलके के लोगों को है, जितनी ताकत मेरठ के लोगों को है, जितनी ताकत दिल्ली में बसने वाले लोगों की वोट की ताकत है, मेरे भाइयों अपने वोट की ताकत को पहचानो। आपके भी वोट की ताकत इतनी ही है। आप अपने नुमाइंदों से सवाल कीजिए कि हमें अच्छी हेल्थ, हमें अच्छा अस्पताल जिसमें गरीब अपना ऑपरेशन करा सके, गरीब अपनी आंखें बनवा सके, गरीब अपना ऑपरेशन करवा सके, अपना इलाज करा सके, वो कहां है? सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बताइए, हमारे पार्टी के एमएलए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अब उनके ऊपर आ जाइए। लोग कहते हैं कि बड़े तल्ख जबान है अकबरुद्दीन ओवैसी की। तल्ख जबान कहने वालों और उनकी जबान तल्ख लगने वालों, यहां से एक दावा करके जा रहा हूं, एक पैगाम तुम्हें देकर के जा रहा हूं, मुझे पकड़ लेना बाद में और पूछ लेना कि हसनपुर में मंच मिल गया था तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, अगर मेरी बात झूठ निकले तो। वो अकबरुद्दीन ओवैसी जो हमारे लिए, गरीब बच्चों के लिए, जो अपने असेंबली हलके के अंदर तकरीबन 10,000 बच्चों को फ्री में केजी से पेजी तक वो फ्री तालीम देते हैं। उन्होंने हमारी माँ और बहनों के रोजगार के लिए सिलाई सेंटर कायम किए हैं। वो हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन, और आप नेट सर्च कर लीजिए, अभी कर लेना, घर जा करके कर लेना, आपको स्कूल की इमारतें ऐसी नजर आएंगी कि आप दंग रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो हमने किसी 5 स्टार होटल का खोल लिया है, हमने गूगल पे कोई 5 स्टार होटल सर्च कर लिया है। ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। हर गरीब खेत में मजदूरी करने वाला, शहर में रक्षा चलाने वाला, हर गरीब बेसहारा, हर किसी की तमन्ना होती है। क्या कोई बाप ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है कि वो ये ना चाहता हो कि मेरा बच्चा जाहिल रह जाए? हर किसी की माँ की, हर किसी के बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा भी ग्रेजुएट बन जाए, मेरा बच्चा भी हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला बन जाए, मेरा बच्चा भी पायलट बन जाए, मेरा बच्चा भी अच्छा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा भी MBBS बन जाए। जब मैं थाने के अंदर जाऊं तो मेरे शहर का भी बंदा वहां मुझे मिले। जब मैं थाने के अंदर जाऊं, जब मैं दूसरी सरकारी महकमे में जाऊं तो वहां हमारे लोग भी हमें नसीब हों, हमारा बच्चा भी IAS बने, हमारा भाई भी IPS बने, हमारा भाई भी इंस्पेक्टर बने। हर किसी की तमन्ना होती है, लेकिन गरीब रक्षा चला करके जब 150 रुपए की मजदूरी करके घर जाता है, एक तरफ उसकी औलाद होती है, दूसरी तरफ उसके घर के राशन का डब्बा होता है। सोचता है स्कूल में भेजूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, सोचता है राशन लाऊंगा तो मेरे बच्चे जाहिल रह जाएंगे, लेकिन पेट कहता है कि भाई खाने के लिए राशन ले आ। 150 रुपए में, 200 रुपए में अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, किसी बड़े डिग्री कॉलेज के अंदर गरीब नहीं पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है भाई। जब सरकार हमारे वोटों से बनती है तो हमारे लिए अच्छा अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब हम MLA अपने वोटों से बनाते हैं तो हमारे लिए अच्छा स्कूल,
अच्छा कॉलेज जिसके अंदर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, ना उसमें हिंदू की पहचान हो ना उसमें मुसलमान की पहचान हो तो सिर्फ एक हिंदुस्तानी की पहचान हो, सबको फ्री में तालीम मिले। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, जिसके अंदर किसी की कोई शनाख्त ना हो, सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी होने पर हमें उसके अंदर फ्री में दाखिला मिले। वहां यह ना पूछा जाए कि तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, बस ये पूछा जाए कि तुम इस असेंबली में रहते हो कि नहीं रहते हो। इसलिए कि हम जिन उम्मीदवार को कामयाब करके वहां भेजते हैं तो वो बेचारे कहते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, हम आपका काम कितना कराएंगे। क्या हमारे बहुत ही ख़ास तौर से हमारी पार्टी से मोहब्बत करने वाले हमारे प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ हमारी पार्टी का नाम आता है बस कि भाई ओवैसी साहब आएंगे और भड़काऊ भाषण देंगे भाई। तो हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम वोट की ताकत से असेंबली के अंदर भेजते हैं वो हमसे दिलासा देते हैं कि हम आपकी बाइक छुड़वा देंगे, हम आपकी बाइक छुड़वा देंगे, हम आपको पकड़वा देंगे, हम आपको छुड़वा देंगे। तो हमें पकड़वाने छुड़वाने के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे वोट देना है, हमें अपने मुस्तकबिल पे वोट देना है। हमें ये नहीं देखना जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कानून जो इस मुल्क के अंदर मौजूद है, इस मुल्क के हर शहरी को बराबरी का हक देता है, बराबरी की इज्जत इस मुल्क के हर शहरी के पास में मौजूद है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो भीमराव अंबेडकर साहब का कानून मुझे सजा देगा, अगर मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो यही कानून जो इस मुल्क के अंदर नाफिज है वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। और हमारे ये प्रशासन के लोग हमें इंसाफ देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। ये लोग या हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी हर किसी को इंसाफ देने की बराबरी और इंसाफ देने की भरपूर कोशिश करते हैं। जिसके हलके में जिसके पास जितने अधिकार होते हैं वो अपने हलके के अंदर वो पूरे इंसाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसाफ डगमगाता है हमारे नुमाइंदों से। जब मेरे जैसा गरीब थाने के अंदर जाता है, थाने के अंदर जब जाता है तो हमारे हजरत जी जो जिनको हम नुमाइंदा बनाते हैं वो कहते हैं कि जब तक हम नहीं आए हम आपको ऑर्डर ना करें इंसाफ का काम मत करना। इंसाफ यहाँ डगमगाता है, इल्जाम हमारे इन अधिकारियों पर रख दिया जाता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैं इस बात की खास तौर से वजाहत करना चाहता हूँ, उन लोगों को पहचानिए जो हमें पकड़वाने और छुड़वाने का काम करते हैं, उनको पहचानिए, उनसे किनारा कर लीजिए। और किनारा करने का सबसे अच्छा और सच्चा तरीका, हमारे पास इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट है। हम अपने वोट से इतना किनारा कर सकते हैं कि जब हम उन्हें वोट नहीं देंगे, अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे तो आपको किनारा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद हमसे किनारा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए आप वो कौम हो जिसके बारे में कहा गया कि जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, यह आपके बारे में कहा गया। आप जुल्म के आगे झुकने वाले लोग नहीं हो। जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं वो बुलंदी पर पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। जो लोग जुल्म के सामने नहीं झुकते हैं वो लोग बुलंदी पर पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है ज़माने का मुझे, सिर्फ एहसास बदलना है ज़माने का मुझे। जो मुखालिफ हैं
मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। और हम पे आतंक के इल्जाम बहुत आते हैं। हम तिरंगे को भी बेटी की तरह रखते हैं। हम पे आतंक के इल्जाम बहुत आते हैं, तो वो सुन लें कि हम तिरंगे को भी बेटी की तरह रखते हैं। मेरे दोस्तों, आज असल तो आप अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उसी मकसद से आया हूं, लेकिन मुझे यहां मुखिल कर दिया गया आपके सामने। न जाने आप मुझे झेल रहे होंगे या बर्दाश्त कर रहे होंगे या गौर से समाअत कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र की सरजमीन से हमारे इस बार 2019 के अंदर लोकसभा इलेक्शन के अंदर सैयद इम्तियाज जलील साहब कामयाब होकर के आते हैं। तो अब इस मुल्क के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2019 से पहले रुकने अराकीन पार्लियामेंट सिर्फ एक हुआ करते थे, जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब। 2019 के बाद 2 लोग अब हमारे दिल्ली में ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने नुमाइंदों को कामयाब करके 2024 के अंदर अपने बैरिस्टर के साथ सिर्फ एक आदमी नहीं भेजेंगे, बल्कि उनकी तादाद इतनी कर देंगे कि किसी टोल प्लाजा पे खड़े होने वाले की हिम्मत नहीं होगी। इतने अराकीन उनके साथ में हम वोट की कीमत से कामयाब करके पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे कि फिर किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। आज हमसे कहा जाता है कि भाई आप फुला पार्टी को वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। लोग कहते हैं फुला पार्टी को वोट दो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे 3 मरतबा हाथ उठवाऊंगा और हर बंदे का हाथ ऊपर उठना चाहिए अगर मेरी बात सही हो, और आपको सही जवाब देना है। मुझे बताओ, 70 साल से हमने बीजेपी को हराने की कोशिश की है कि नहीं की है? 70 साल से हम बीजेपी को हराते हुए आ रहे हैं कि नहीं? 2014 अब जब बीजेपी की सरकार आ जाती है, 2014 से पहले की तो बात छोड़िए, बिल्कुल लेटेस्ट नई ताज़ा वो सुनिए कि जब 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो हम तमाम ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था कि नहीं दिया था? 2014 में उत्तर प्रदेश में ओवैसी तो नहीं थे ना? हम सब ने मिलकर, मैंने भी वोट किसके खिलाफ दिया था? बीजेपी के खिलाफ दिया था, सेकुलर पार्टियों को दिया था। अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। लेकिन जिन सेकुलर पार्टियों को वोट हमने दिया, बताओ क्या उन्होंने बीजेपी को रोकने में वो कामयाब हुई? नहीं हुई। हमने कोशिश की। भाई 2014 के अंदर जब हमने बीजेपी को हराने के लिए, जो दूसरी सेकुलर पार्टियों के लोग हमें लॉलीपॉप देते हैं, हमें ये तमगा थमाते हैं वरना ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। हमारे इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद जब सरकार अक्सरियत से बनती है तो अचानक से सेकुलर पार्टियां और मुतहर्रिक हो जाती हैं और हरकत में आती हैं, कहती हैं कि देखो हम 70 साल से तुमसे कहते हुए आ रहे हैं बीजेपी को हरा लो, लेकिन हराते हराते जीत गई। लिहाजा अब 2017 के अंदर जो यूपी का इलेक्शन था उसमें हमसे कहा गया कि अब आपको ये गलती नहीं करनी है। गलती तो हमने 2014 में भी नहीं की थी, और हमारी एक सेकुलर पार्टी ने एक राष्ट्रीय सेकुलर पार्टी कांग्रेस से गठबंधन भी किया, और 2 हमारे राजनीति के युवा
वो एक रथ लेकर के निकलते हैं, जनाब अखिलेश यादव साहब और जनाब राहुल गांधी साहब। कहा कि ये दो युवा हैं, आपको अब इनका साथ देना है। एक उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत बनाने वाली पार्टी, एक इस मुल्क पर 70 साल हुकूमत करने वाली पार्टी, दोनों का पैक्ट होता है, दोनों का गठबंधन होता है। नतीजा आपके सामने। 17 में सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी कि नहीं बनी? किसी ने वोट दिया आप में से बीजेपी को? नहीं दिया। लेकिन सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी? इस सूबे के अंदर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। उसके बाद फिर हमें उत्तर प्रदेश वालों को डराया गया कि देख लो यूपी वालों, अब आप और ज्यादा मुतहर्रिक हो जाओ। अब 2019 का इलेक्शन आता है, फिर हमारे सूबे के अंदर 4 बार हुकूमत करने वाले, 4 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले 2 पार्टियां एक हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन था। 2019 के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन हो जाता है और कहा गया कि यह इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन है। हमने मिलजुल करके अपने अमरोहा हल्के से हमने सेकुलर पार्टी को वोट दिया। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन 2019 का नतीजा भी आपके सामने है। 2019 में बीजेपी की सरकार बनी कि नहीं बनी? तो 3 मर्तबा हमारे साथ में या हमारी आंखों के सामने हो चुका है।